हमारे साथ एक शख्स जो देख रहे हैं आप, साहिल सर एडवोकेट हैं पेशे से और यूथ लीडर हैं एनसी के। कुछ खास बातचीत इनके साथ करने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं, चिनाब तट के किनारे खड़े हैं और कुछ बातें करेंगे क्योंकि काफी मुद्दे जो हैं वो गरमाए हुए हैं। कुछ बातें जो हैं आपके समक्ष, क्योंकि डेली वेजर काफी देर से इंतजारों में खड़े हैं कि कब उनको पक्का किया जाएगा। काफी जद्दोजहद रही, ना जाने कितने, 1 साल से लगभग वो हड़ताल पे बैठे हैं, पर अभी तक कोई उसका मसला हल नहीं हुआ, ना वो पक्के हुए। कुछ तो कच्चे ही मुलाजिम जो है रिटायर हो गए। बहुत सारी बातें हैं, चाहे ग्राउंड वर्क की बात करूं, चाहे वो रोडों की बात करूं, जल जीवन मिशन की बात करूं, जल जीवन शक्ति मिशन की बात करूं, उसके ऊपर सारी बातें करेंगे। नई नौकरियों के बारे में बातें करते हैं। यूथ, यहाँ कहा जाता है कि यूथ जो है वो खज्जल हो रहा है, वो आखिर वो हो क्यों रहा? पढ़ने लिखने के बाद भी जो है यूथ को नौकरियां नहीं मिल रही। सब बातें करें। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सर। थैंक यू। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे कि डेली वेजर सबसे बड़ा मुद्दा है जो जम्मू रियासत का, जम्मू कश्मीर का, जहां डेली वेजर जो है पिछले 1 साल से करीब जो हड़ताल पे जम्मू में बैठे हुए हैं, आज तक किसी ने उनकी सुनी तक नहीं और ना उस पर पर्दा, ना कोई प्रकाश डाला। क्या कहना चाहते हैं साहिल जी की एनसी की सरकार है, आप उनके लीडर हैं, यूथ लीडर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या एनसी सरकार जो है किस प्रकार से आगे इनको पक्का करेंगे और कब तक करेंगे? क्या कोई बात इस पे आपने भी की है ऊपर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आज आप हमें ये वक्त दे रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि एक सोशल मीडिया में ऑर्डर सर्कुलेट हो रहा है कि आने वाले वक्त में डेली वेजर पक्के हो रहे हैं। मैं पहले मुबारकबाद देता हूं 60,000 डेली वेजर्स को जो जिनकी बात पहले पिछले 10 साल किसी ने आज तक रखी नहीं। उनके मुद्दे पे लोगों ने वोट भी इकट्ठे किए पिछले इसी इलेक्शन में कि हम आपको पक्का करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, बट उनकी बात रखने वाला कोई नहीं था। मैं इससे पहले जो कुछ आपको इसके डेली वेजर्स के जो कुछ फ्लॉज थे जो पिछली गवर्नमेंट ने यहाँ पे 370 तो तोड़ा, 370 तोड़ने पे यहाँ पे सारे इंडिया के लॉज इंप्लीमेंट होते हैं। क्या इन डेली वेजर्स को अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ क्या इनकी सैलरी इनको देते थे 18,000 की 15,000 के करीब? ये लोग इनको सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकली यूज किया था आज तक की गवर्नमेंटों ने, बीजेपी ने या और भी जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने इनको सिर्फ पॉलिटिकली यूज किया। आज उमर सरकार आई है, वो सरकार जो आज इनको आने वाले वक्त में पक्का करने वाली है। और ये उन्होंने पहले भी एक ट्वीट किया था कि गुड न्यूज इज कमिंग, जिसमें उन्होंने रिलैक्सेशन की बात की थी और वो हो चुकी है। आज फिर कल उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है कि एक और डेली वेजर्स की गुड न्यूज आने वाली है और आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि हर एक डेली वेजर, इवन जम्मू के लोगों ने तो थोड़ा हमें अपने से दूर ही रखा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पर फिर भी जम्मू के भी और कश्मीर के भी और हर खिते के हर कौम के लोगों को जो भी डेली वेजर्स है सबको पक्का करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले वक्त। असेंबली में साहिल जी, आपने देखा किस प्रकार से जो हालात बने हुए थे पिछले, जब असेंबली शुरू हुई 5 दिन तो यही समझने में लग गया लोगों को कि आखिर ये हो क्या रहा है। 2 ही दिन मिले उसको चलाने के लिए या सुनने के लिए। जिस प्रकार से ये माहौल उसमें क्रिएट हुआ, क्या समझते हैं कि किसको लेके? क्योंकि ये बात करें तो 370 को लेके जो है हल्ला हुआ। जब हमने कई बयान सुने जिसमें ये कहा जा रहा था 370 की बात जो है एनसी ने नहीं की, वो कुछ और था, क्लॉज कुछ और थे। फिर 370 को ही क्यों हाईलाइट किया जा रहा था? उसी पे क्यों बार बार बात की जा रही थी? उसी को ही क्यों दिखाया जा रहा था? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले जो ड्रामा असेंबली में बीजेपी और पीडीपी ने मिलके किया, देखिए 370 का रेजोल्यूशन लाने वाली पीडीपी थी, 35A का रेजोल्यूशन लाने वाली पीडीपी थी। ये दोनों फिक्स खेल रहे थे क्योंकि पहले आपको पता ना 2014 से लेकर आज तक इनकी गवर्नमेंट चली है। ये पीडीपी बीजेपी एक ही अंदर से, ये सिर्फ यहाँ पे ड्रामा कर रहे थे कि एक रेजोल्यूशन लाएगा, दूसरा असेंबली को डिस्टर्ब करेगा। देखिए, हमारे रेजोल्यूशन में ना 370 की बात थी, ना 35A की बात थी। हमने सिर्फ जो रेजोल्यूशन उमर साहब की गवर्नमेंट ने डाला था वो स्पेशल स्टेटस को लेकर था। अगर आप स्पेशल स्टेटस की बात करें 371, क्योंकि हमारे बीजेपी के लोग कम पढ़ते हैं, पढ़ते कम हैं, हल्ला ज्यादा करते हैं। 371 जो है वो बड़े सारे स्टेट्स में लगा हो, 371A, 371V, 371C, वो लोग पढ़े ना जाके।
इवन इन्होंने नागालैंड में 371 के अंडर डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया। हम तो स्टेट के लिए मांग रहे थे, इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल स्टेटस दिया कि वहां का ही मिनिस्टर होना चाहिए, वहां जो इलेक्टेड मेंबर होगा वो वहां का ही होगा। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं? और 370 की बात है, ये लोग 370 को सिर्फ एक मुद्दा बना रहे हैं। आने वाले वक्त में ये लोगों के डेवलपमेंट के काम रोकना चाहते हैं। इनको पता था कि हम ऐसे ऐसे बिल चला रहे हैं जो लोगों की डेवलपमेंट के लिए थे, ये उस चीज के लिए हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। इनको थोड़ा असेंबली में जो है पढ़ के जाना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि और भी स्टेटों में, और एनसी ने ऐसा कहीं नहीं है कि बताइए हमें रेजोल्यूशन, इन्होंने पढ़ा नहीं है, ऐसे ही फाड़ के फेंकने के लिए ये सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ बनाने का एक ड्रामा था। कुछ लोगों के बयान हमने सुने हैं, कुछ आपस में लोग चर्चा करते हैं कि जो एनसी सरकार जो इस बार बनी है, क्या वो जम्मू के साथ पक्षपात तो नहीं करेगी, क्योंकि वो कश्मीर से बनी हुई है। तो क्या ये, इस पे आप क्या चर्चा करेंगे कि क्या वो सही कहते हैं लोग, या फिर जम्मू में भी वही जैसे कश्मीर में काम होंगे वो जम्मू में भी ऐसे देखने को मिलेंगे? और किस तरह से आगे जो है एनसी काम करने वाली है, क्या उनके प्लान है, क्या कुछ बदलना चाहती है एनसी, इसके बारे में कुछ? देखिए, एनसी पक्षपात तो करती है, पर मुझे लग रहा है इस बार पक्षपात उन्होंने जम्मू के साथ किया। 3 मिनिस्टर जम्मू को दिए और 2 मिनिस्टर श्रीनगर से, कश्मीर से। देखिए, एनसी का मैंडेट अगर आप देखें, मैक्सिमम जो मैंडेट है वो कश्मीर से है, और रजौरी, पुंछ इन खितों में है, रामबन में है। बट फिर भी उमर साहब एक ऐसे सेकुलर लीडर हैं जिन्होंने 3 मिनिस्टर, और सबसे बड़ी बात हमारे अखनूर खोड़ में सतीश शर्मा को मिनिस्टर बनाया। आज मुझे कोई एक बता दे, किसी भी सरकार के जो थे, पहले भी सरकारें बनी, पीडीपी ने कभी अखनूर का मिनिस्टर दिया हो, मुझे बता दे। बीजेपी ने कभी श्रीनगर का एक कैबिनेट मिनिस्टर या कश्मीर का कोई कैबिनेट मिनिस्टर दिया हो, मुझे कोई बता दे, कोई इंडिपेंडेंट ही बनाया। उमर साहब एक सेकुलर सीएम है। आपने देखा कि जो 3 मिनिस्टर हमें हिंदू को नहीं कह सकता, मैं ये कहूंगा कि जम्मू को दिया, जम्मू के लोगों को काम करने के लिए दिया। आज सतीश शर्मा शंब से हैं, हमारे जावेद राणा साहब मेंढर से हैं, वो अलग अलग खिते में एक मिनिस्टर दिया जो हमारे लोगों का काम करेंगे। हम अखनूर की डेवलपमेंट के लिए, मैं आज अखनूर की स्पेशली बात करूंगा, जैसे हमारे सतीश शर्मा जी मिनिस्टर बनाए हैं यहाँ पे, अब अखनूर का काम कौन देखेगा? उमर साहब स्पेशली आके नहीं, वो सतीश शर्मा के थ्रू ही यहाँ पे करेंगे। और सतीश शर्मा को भी मैंने देखा मीडिया में कुछ लोगों ने बड़ा उनके पुतले जलाए, उनको ये बोला कि ये गद्दार हैं। किस चीज के लिए गद्दार? जब राजीव शर्मा और डॉक्टर साहब पीडीपी में महबूबा मुफ्ती को, पीडीपी सरकार में महबूबा मुफ्ती को अगर वो वोट करते हैं सीएम के लिए, वो गद्दार नहीं थे। आज सतीश शर्मा हमारी सरकार में मिनिस्टर हैं तो वो गद्दार हो गए, क्योंकि जब बीजेपी पीडीपी सरकार बनी तब भी तो इन्होंने सीएम के लिए जब वोटिंग हुई तो हमारे राजीव शर्मा ने भी तो वोट किया ना। उन्होंने किनको वोट दिया? पीडीपी को दिया। क्या वो देशद्रोही नहीं हुए? क्योंकि वो पीडीपी जो अफजल गुरु की लाश मांगती थी, वो पीडीपी जो कहती थी कि फांसी गलत है। तो आज आप हिंदूवादी बनते हो, आप देशभक्त बनते हो, बट पीडीपी कब से देशभक्त होगी? मुझे ये बीजेपी के लोग सुनाए। तो साहिल जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि जब सरकार नहीं थी उससे पहले काफी तानाशाही देखी गई, हर जगह जो था शख्स जाता था अपने कामों को लेके, महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल लोग अपने कामों को लेके लगे रहे, फिर भी वो काम नहीं हुई, कई हत्याएं हो गई। मैं रेवेन्यू की बात करूं, उसमें इतना कुछ हुआ, आज भी अभी भी वैसा ही सब चल रहा है, शायद एक आदत सी हो गई है। इस पे क्या बदलाव जो है आने वाले समय में होने वाला है, क्या कहेंगे? सर, आने वाले वक्त में आप जो कहते हैं गुड गवर्नेंस का जो काम है वो आने वाले वक्त में विदाउट टाइम लोगों के काम होंगे। जो काम रुके हुए थे गवर्नर रूल के टाइम, कुछ लोगों ने जो काम थे अटके हुए थे, वो काम भी आने वाले वक्त में जो इजीली उमर साहब ने डायरेक्टली बोला है कि वो जल्द से जल्द करें। जो लोगों की मुद्दे हैं वो ज्यादा से ज्यादा उठाएं। आप जैसे आपको पता है कि उमर साहब ने 12 बजे शपथ ली और 3 बजे लोगों के लिए सबसे पहले जो काम थे सेक्रेटरीट में बैठ के ऑर्डर बाय ऑर्डर निकालते जा रहे हैं। एज रिलैक्सेशन की प्रॉब्लम थी, आपने देखा जेके पीएससी में उमर साहब के पास एक डेलीगेशन यूथ के लोग लेके गए थे। आज उन्होंने आप हमारे पास
एनसी की एक ही पॉलिसी है, आप हमारे पास काम लाए, हम काम करेंगे। हम बीजेपी की तरह निकम्मों की तरह नहीं बैठने वाले, जो इन्होंने 10 साल यहाँ पे लोगों को हरास किया है, लोगों के काम रोके हैं, वो ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं होगा। एवरेज खेल की बात करूं, जो पीटीआई टीचर्स हैं वो अभी भी लगभग 9,000 के करीब, 6,000, 5,000, 4,000 के करीब उनको पे मिल रही है। 4,000 में आज के दिन में किस तरह जिया जाता है ये शायद नहीं जानते थे वो लोग जिन्होंने उनको आज तक उनको पक्का नहीं किया। तो क्या उनके लिए भी कोई खुशखबरी आने वाले दिनों में? देखिए, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात और रैबरे तालीम, ये कुछ ऐसी पॉलिसी थी जो हमारी ही गवर्नमेंट ने लाई थी। इसमें मैं नहीं नकारता कि ये नहीं लाई, बट जो पक्के पिछले 10 साल से वो लोग सड़कों पे है, मैं देख रहा हूं, मैं भी सोशल मीडिया में, रैबरे खेल वाले लोग सड़कों पे थे अपनी सैलरी के लिए, जैसे आपने बोला। उनको मैं तो कहता हूं वन टाइम, जैसे हम एक पॉलिसी बना रहे हैं डेली वेजेस के लिए, अगली पॉलिसी जो हमारे उमर साहब हैं वो इनके लिए बनाएंगे और इस पॉलिसी को फिर से रिवाइव भी करेंगे जम्मू कश्मीर में। जो पहले इन्होंने जो खत्म कर दी है, जैसे रैबरे खेल, रैबरे जंगलात और रैबरे तालीम, वो फिर से जम्मू में, अब जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होंगी। और आने वाले में जो अनएम्प्लॉयमेंट आज जम्मू में चरम पे है, वो खत्म करने का काम उमर सरकार ही करेगी और इनको पक्का भी वही करेगी। क्या इसमें मैं समझूं कि एनसी सरकार जो है जम्मू में भी जो है बढ़ चढ़ के काम करेगी? आने वाले दिनों में लगता है कि ये लोग जो हैं खुशी मनाएं क्योंकि डेली वेजर्स पक्के होने वाले हैं। मैं बात करूं सर, एक रोड की बात करूं तो कनेक्टिविटी का बहुत कहा जाता है, कनेक्टिविटी की जाएगी, हर जगह कनेक्ट करना है, पर उसके अंदर सर जब हमने देखा कनेक्ट करने के लिए जो तारकोल बिछाई जाती है, जहाँ वो कोई वर्क किया जाता है, उसके हालात सर मान लो 2 महीने 1 महीना, कई खबरें आपने भी देखी होंगी, पढ़ते पढ़ते भी खराब हो गई और कोई पूछने वाला नहीं था, कोई किसी ने पूछा भी नहीं। चुने तो गए थे, डीडीसी मेंबर भी हैं, पर किसी ने पूछा तक नहीं कि ये काम कैसे हुआ। मैं बात करूं जल जीवन मिशन की, उसमें बना दिए, ट्यूबवेल बना दिए, पेंट तक नहीं हुआ। 2-2 करोड़ के देखे हैं, आज उनके हालात इस प्रकार से देख रहे हैं कि वो 2 करोड़ रुपया जो लगाया गया है मशीन को, तो नहीं बोलता, जो स्ट्रक्चर था उसका वो बर्बाद हो रहा है। मैं तो समझता हूं कि वो 2 करोड़ भी पूरा बर्बाद हो गया। बनाते तो जा रहे हैं पर उसका रख रखाव नहीं हो रहा। क्या कहेंगे कि उन लोगों पे किस तरह से एनसी जो है एक्शन करने वाला है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया हुआ है, जो पुराने भ्रष्टाचारी रह चुके हैं, पुराना भ्रष्टाचार कर चुके हैं, जो करके निकल चुके हैं, उनको किस तरह से एनसी आगे लाई? देखिए, ईडी सीबीआई तो पहले आपको पता ही है इन्होंने किस तरीके से यूज की थी अपोजिशन पे। अब मैं बात करूंगा, हम वो जमात नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम मिसयूज करें, वैसा तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। बट ये चीज मैं आपको अश्योर करता हूं कि जो रोड बने हैं, जो जैसे आप बोल रहे बिल्डिंग्स, जो ट्यूबवेल्स, जो भी चीजें इन्होंने कुछ भी धांधलियों से मटेरियल कुछ ऐसा लगाया है कि जहां पे वो खराब हो रहा है। आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन सुरेंद्र चौधरी हमारे जो मिनिस्टर हैं पीडब्ल्यूडी उनके पास है, उन्होंने कहा, जिस दिन उन्होंने अज्यूम किया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जितने भी रोड जो है वहां पे रोक दो। क्यों? क्योंकि मुझे उनका मटेरियल चेक करना है। कल भी आपने एक वीडियो देखा होगा, हमारे ही एमएलए जो बनी से हैं, उन्होंने भी वहां पे काम रोक के चेक किया। हमारे एमएलए सर काम करने वाले एमएलए हैं, इनकी तरह जो 28 डमी नहीं है जो बिठाए हुए असेंबली में, वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। कैमरा खुला तो ये ड्रामा अपना उनका चालू हो जाता है, कैमरा के बाद ये हमारे लोगों के पास आते हैं और डीओ लेटर लेते हैं। सतीश शर्मा ने कहा इनको कि आप असेंबली में तो बड़ा ड्रामा कर रहे थे, बाद में इनसे ही डीओ लेटर लेके अपने लोगों के काम करवाने जा रहे हैं। और अंडर जब कैमरा बंद होता है, ये लोग यही कहते हैं कि हमें भी स्टेटहुड चाहिए, हमें भी सब कुछ चाहिए, बट हम बोल नहीं सकते। ये लोग एक कठपुतली हैं जो सेंटर के इशारे पे चल रही हैं। और ऐसे जो काम, जो सब स्टैंडर्ड काम होंगे, मैं आपको ये अश्योर करता हूं, सुरेंद्र चौधरी जी रोड एंड बिल्डिंग जो जितना भी है, वो उनको आप आने वाले वक्त में देखेंगे, वो एक एक चीज इंक्वायरी करेंगे। और ऐसा अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व हुआ तो उसको पनिशमेंट एज पर लॉ मिलेगी, जरूर मिलेगी। सर एक आखिरी बात करना चाहूंगा, खोड़ की जनता प्रतीक्षा कर रही है, उनको रोड कनेक्टिविटी जो है मिलने की बात करूं तो सिंगल रोड, और उसकी भी हालात खराब हो चुके हैं। पिछले कई वर्षों से वो लोग खबरें भी चलवाई, बड़ा कुछ हुआ, जद्दोजहद हुई, पर रोड ना बन पाई। क्या लगता है कि अब इसको किस तरह और कब? मुझे एक आपकी बात से एक याद आ गई,
एक बात याद आई, एमपी की इलेक्शन हुई, जुगल किशोर जी हमारे वहां गए, जी उन्होंने कहा मुझे एमपी बनाओ, ये रोड बन गई। जी लोगों ने एमपी बनाया, रोड बनी। नहीं उसके बाद हमारे एमएलए साहब जाते हैं, मुझे एमएलए बनाओ, रोड बन गई। रोड बना नहीं बना। ये 10 साल किसकी देन है? मैं यही, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जोड़ियां से लेके जितना आगे सिंगल रोड है वो किसकी देन है? 10 साल में ये रोड क्यों नहीं बना? डॉक्टर कृष्ण वहां के एमएलए बीजेपी के थे, क्यों नहीं बना? ये कारण क्या था? बट आपको मैं ये अश्योर कर रहा हूं, हमने तो खोड़ और शाम को मिनिस्टर दिया है। रोड तो बड़ी छोटी सी चीज है, रोड एक बड़ी छोटी सी चीज है। हमने मिनिस्टर दिया, वहां पे रोड नहीं, वहां पे एक टूरिज्म, जैसे हमारे सतीश जी का एक विजन है, वहां पे एक इंटरनेशनल टूरिज्म होगा, वहां पे गंडोला का एक उनका प्लान है। तो आने वाले वक्त में सिर्फ खोड़ नहीं, अखनूर, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार लाएगी, आप खुद देखोगे। मैं सभी बातों को समझ के ये समझूं कि आने वाले दिनों में जो है जम्मू कश्मीर का जो है भविष्य बदलने जा रहा है। आने वाले दिन इनके अच्छे दिन नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के असली वाले अच्छे दिन हैं। ये वो प्रॉपर्टी टैक्स वाले अच्छे दिन नहीं है, ये स्मार्ट मीटर वाले अच्छे दिन नहीं है, ये लोगों के अच्छे दिन है। और लोगों की चुनी हुई सरकार लोगों का ही काम करेगी। और जो भी काम ऐसा कोई, आप भी मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ अच्छे काम है जो हमारे तक नहीं पहुंचते, वो आप उजागर करें और गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। हर काम लोगों की ये सरकार है और लोगों का ही काम होगा। मैं आपकी बात से एक बात पकड़ा हूं, स्मार्ट मीटर की बात करूं। जो पिछले मीटर थे, लोगों ने ये चेक करके बता दिया कि उनकी रीडिंग जो है वो कम है, और स्मार्ट मीटर एक स्मार्ट ही तरीके से चलता जा रहा है। क्या उसमें भी कुछ हुआ है, कुछ ऐसा है उसमें कि जहां उसको उसी तरह बनाया गया है कि उसकी रीडिंग इतनी फास्ट होगी, जहां उसका बिल जो है मोटा बनाना है, और बिजली जो है जम्मू खेते में तैयार हो रही है, जम्मू कश्मीर में तैयार हो रही है और बाहर बेची जा रही है, फिर खरीदी जा रही है, कि इसमें क्या जंजाल बनाया हुआ है? ये लोगों को कुछ समझ नहीं आता। और लोग चाहते हैं कि उनको बिजली, जैसे 200 यूनिट तो फ्री कर दी गई है, वो मिलेगी, उसके लिए प्रॉपर एक तरीका बनाया जाएगा, पर उसकी यूनिट जो है वो इतनी फास्ट चल रही है। क्या स्मार्ट मीटर के ऊपर आने वाले दिनों में कोई इंक्वायरी करके उसको देखा जाएगा कि ये जो बिजली जो बिल इतने बना रहा है वो सच में एक्चुअल में इतनी बिजली यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए, स्मार्ट मीटर देन किसकी है? सबसे पहले प्रश्न मैं ये सबसे पूछता हूँ कि स्मार्ट मीटर देन किसकी है? लोगों की सरकार, लोग इसलिए सरकार चुनते हैं कि उनकी समस्याएं दूर हो, ना कि उन पे समस्याएं पड़े। स्मार्ट मीटर हमारी सरकार में हम उखाड़ के फेंकने वाले हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। हमने 200 यूनिट फ्री किया है, नॉर्मल कंजप्शन में 200 यूनिट नहीं यूज हो सकती। आराम से एक गरीब घर में मतलब लाइट की खपत हो जाएगी 200 यूनिट के अंदर अंदर। बड़ी बात है, सिर्फ इस लाइट की ही बात करूंगा, 12 सिलेंडर, 11 किलो राशन। हम ऐसी पॉलिसीज आने वाले वक्त में लाने वाले हैं कि जो लोगों के हित में होगी, ना कि लोगों को ही तंग करने वाली और लोगों को ही परेशान करने वाली होंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सरकार चली गई जो परेशान करती जैसे हमने कई बार देखा है कि जब पॉलिसीज कुछ आती हैं, कोई स्कीम्स निकलती हैं, उसका फायदा वो लोग भी उठा लेते हैं जो उनको वैलिड नहीं है। अगर वो मकान पक्के की बात आई तो मैं समझता हूं कि मैंने देखे हैं कि जिन लोगों के पास पक्के मकान थे उन्होंने पैसे निकलवाए, उससे पैसा खा लिया, एक बार नहीं 3-3 बार पैसे निकलवाए उन चीजों से। वो वैलिड नहीं थे, पर जो वैलिड हैं वो आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनको आज तक भी पक्का मकान नहीं मिल पाया है। ऐसी कई सारी वीडियोस आपने भी देखे होंगे, आज तक भी लोग परेशान हैं अपने मकान को लेके। देखिए, ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का भी फॉल्ट है जो इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, जैसे मकान की बात है, अगर आवास योजना के अंडर कोई लेता तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है, जो उनको विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी, जो उनको पैसे 3-3 बार ट्रांसफर कर रही है। ऐसा कोई केस होता है तो आप भी उजागर करें, हमारे पास लाएं, वो लोग पनिश होंगे एज पर लॉ। जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वो सख्त से सख्त की जाएगी। और जो लोग इनसे वंचित रहते हैं, इन लोगों के कारण, उनको हम लोग, जैसे हर एक कार्यकर्ता और हर एक जो एमएलए हमारे यहाँ बने हुए हैं, वो मिनिस्टर साहब बने हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप हमारे पास आइए, हर चीज का निवारण। सर, एक पॉलिसीज बनाई जाती है जब भी कोई सरकार रहती है कि एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाता है, कोई ईमेल दे दिया जाता है, एक पोर्टल बना दिया जाता है कि उस पर कोई कंप्लेंट करेगा, उस पर कोई हल होगा। मैं खुद की बात करूं, आज तक मैं एक पत्रकार होने के नाते मैंने इतने कंप्लेंट मैंने किए हुए हैं, पर उसका निवारण आज तक देखने को नहीं मिला, ग्राउंड में नहीं हुआ। वही लोग आते हैं, उन्हीं की टीम आती हैं, वही सरकारी मुलाजिम आते हैं, वही चेक करते हैं और करके चले जाते हैं और कह देते हैं कि सब ठीक है।
यही लास्ट तक, ये आज तक के मैं अगर आपको बात करूं तो उसमें कुछ हल नहीं हुआ। वैसे की वैसी चीजें पड़ी हुई हैं। नंबर की बात करूं तो पोर्टल के नंबर दिए जाते हैं, फोन कॉल लगाएं तो नंबर होते ही नहीं है, वैलिड ही नहीं होते हैं। क्या कुछ ऐसे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा वैलिड प्रोसेस बनाया जाएगा कि एक आम शख्स भी कुछ आवाज ऊपर तक पहुंचाना चाहेगा तो वो आवाज ऊपर तक पहुंचेगी और उस पर कार्रवाई भी अच्छे तरीके से होगी? क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर देखिए, पोर्टल्स में आपको क्या बोल रहा हूँ, आपने गवर्नर ग्रेवियंस सेल देखा, इनसे पहले भी जितने बड़े सारे पोर्टल्स इन्होंने बताया कि हमें आप यहाँ कंप्लेन करें। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पिछले 10 साल यही हुआ। आप कंप्लेन किनके खिलाफ करोगे? वही लोग तो इसमें इन्वॉल्व थे पिछले 10 साल। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो अपने खिलाफ कोई वो अपने खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता? आने वाले वक्त में मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पोर्टल्स तो अब सीएम का ग्रेवियंस सेल होगा, वो एक्टिव होगा, बट सबसे बड़े पोर्टल्स हम लोग हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपको कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, आप पोर्टल्स पे एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ जैसे मिनिस्टर हमारे सतीश शर्मा हैं, जावेद राणा साहब हैं, यहाँ पे हमारे मैं तो बोल रहा हूँ कि आप सबको छोड़िए, आप उमर अब्दुल्ला साहब जी से आप डायरेक्टली कभी भी आप मिल सकते हैं। वो ऐसे इंसान हैं, उनको पोर्टल्स की कोई जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली आपके हर एक प्रॉब्लम, हर एक कंप्लेन का सलूशन देते हैं। आप कभी भी जाइए, उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। फारूक साहब हमेशा, आप श्रीनगर आप रात को इस वक्त भी जाएंगे, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे, बताइए मुझे कि हर काम आपका होगा। पोर्टल्स की कोई जरूरत नहीं है, बट ये है एक स्मूथ काम के लिए पोर्टल्स की भी जरूरत है, बट उनको हम अब ऐसा पूरा मैकेनिज्म उसका करेंगे कि जो जिसके खिलाफ कंप्लेन हो वो उसमें इन्वॉल्व ना हो। आखिर में क्या संदेश रहेगा सर? जम्मू कश्मीर के लोग आपको देख रहे हैं और बड़ी उम्मीदें, बहुत सारे लोग, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूथ है जो नौकरी के लिए, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे आने वाले समय में जो और एक्टिविटीज हैं, चाहे वो ग्राउंड्स हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन की वो बातें की हमने उस पर कहूंगा, चाहे वो स्ट्रक्चर की बात करूंगा जो बना दिए गए हैं और वैसे ही वो खज्जल हो रहे हैं। वो हमने देखा कि एक वो बनाए गए थे, जो बाथरूम बनाए गए थे, वो आज उनकी तो सर मैं बोलूँ शीट तक भी लोग ले गए। वो शीटें भी इतनी मजबूत नहीं थी कि खुद को सेफ कर सकती थी, वो दरवाजे के फ्रेम रह गए और बाकी सब चला गया। क्या लास्ट मैसेज क्या रहेगा सर? मेरा लास्ट मैसेज जम्मू की जनता से ये रहेगा कि अगर आपसे कोई भी किसी चीज पे डिस्कशन करता है, आप उससे बात कीजिए महंगाई की, आप उससे बात कीजिए नौकरी की, आप उससे बात कीजिए सर पे छत की, मकान की, खाने की। आज जम्मू में आपको पता है कि अब ये बुखलाए हुए कुछ लीडर हैं, वो अब जम्मू वर्सेस कश्मीर, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने की राजनीति करने जा रहे हैं। हमें इस चीज को बाहर रख के जम्मू की अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है, जो हमारे पूरे देश में पीक पे है। अनएम्प्लॉयड हर एक गली में, हर एक घर में अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है। उनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत, गरीबों को घर की जरूरत, जैसे आपने कहा। और आने वाले वक्त में ऐसी गवर्नमेंट स्कीम जिसमें रैबरे खेल, रैबरे जंगलात और रैबरे तालीम में कितने लोग एडजस्ट हों। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लोग एम्प्लॉयमेंट पे ही बात करें, अपने महंगाई पे बात करें, स्मार्ट मीटर्स पे ये देखें कि कब ये स्मार्ट मीटर्स हमने उखाड़ के फेंकने हैं। जरूरत नहीं है और कोई इनमें बटने की, या जैसे ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाएंगे अभी कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सरकार जम्मू कश्मीर की है, जितनी आपकी है, जितनी श्रीनगर की, इतनी हमारी है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट साहिल सिंह जी, जिनसे हमने यूथ लीडर एनसी के, जिनसे हमने बातें की आने वाले समय में किस तरह से जो है बदलाव होने जा रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरीके से तो नहीं देखा जाएगा? क्या जम्मू को अलग ढंग से तो नहीं देखा जाएगा? जम्मू के लोगों को अनदेखा तो नहीं किया जाएगा? सारी बातें हमने उनसे की और बात की हमने डेली वेजर्स की बात की। काफी जद्दोजहद हुई है उन बातों को लेके। डेली वेजर ने काफी प्रोटेस्ट किए हैं, पिछले कई दिनों से वो हड़ताल पे बैठे, पर अभी तक वो नहीं पक्के हुए। पर अभी जो एक मैसेज हमें मिला है कि एनसी सरकार उनको पक्का करने वाली है और जल्द ही वो पक्के कर दिए जाएंगे। चाहे बात की हमने रोडों की बात की, कनेक्टिविटी की बात की, जल जीवन की, चाहे वो किसी के घर छत की, एक बढ़िया सिस्टम जो है बनाया दिया जाएगा। ये हमारे साथ जो मौजूद थे एनसी के लीडर जो है, यूथ लीडर साहिल सिंह जी एडवोकेट, उनसे बात हुई हमारी। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में चाहे वो स्मार्ट मीटर वो भी निकाल दिए जाएंगे? आप
किस तरह से देखते हैं इन बातों को, जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके जाना अपना कमेंट और बताना कि आने वाले समय में अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तब भी आप अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें कि यहाँ ये परेशानी है। आपकी परेशानी को देखा जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा और उसके बाद हल भी किया जाएगा, ना कि सिर्फ देख के छोड़ दिया जाएगा। आप जब भी ऐसी कोई खबर चलती है कमेंट बॉक्स में अपनी जो है परेशानी वो लिख दिया करें। अगर कुछ आप देखते हैं, कुछ आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, तब भी कमेंट में कुछ डाल दिया करें, ताकि अगर नहीं कर सकते हैं तो मैसेज ड्रॉप कर दिया करें, ताकि ये मैसेज उनके तक पहुंच सके जो उसका निवारण कर सकते हैं। तो जनाब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।